जम्मू कश्मीर की सियासत हर दिन नए रंग मोल लेती है। अगर हम जम्मू कश्मीर के डोडा उधमपुर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो दो ऐसे ताकतवर नेता जिनमें एक डॉक्टर जतिंदर सिंह और दूसरा चौधरी लाल सिंह का नाम आ रहा है। बार बार इन दो नेताओं का नाम लोग ले रहे हैं और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि यही दो नेता हैं जो ताकतवर हैं। मेरे साथ बात करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं सैयद जुनेद हाशमी साहब। इनसे मैं बातचीत करता हूं और क्या कुछ जानकारियां इनके पास इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में है, इनसे जानने की कोशिश करता हूं। जुनेद सर, मुझे ये बताओ, आपकी लगातार बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सिर्फ दो नेता जो हैं आज की तारीख में डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से ताकतवर नेता हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे नेता और भी हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की बात करें तो जीएम सरोड़ी भी हैं और उनके अलावा भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी यहां से हैं, मगर सिर्फ दो नेताओं का नाम क्यों? बेसिकली इस डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि चौधरी लाल सिंह, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से एमओसिन पीएमओ हैं और तीसरी बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 पर चौधरी लाल सिंह, वो यहां से 2 बार ऑलरेडी लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद गुलाम मोहम्मद सरूड़ी का जहां तक ताल्लुक है, जब से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं वो एमएलए रहे हैं कई बार और कामयाब रहे हैं इंद्रवाल से। अभी तक इंद्रवाल से उनकी कोई इलेक्शन उन्हें हारा नहीं है और अपनी इंद्रवाल में उनकी पकड़ भी है और सिर्फ इंद्रवाल नहीं, किश्तवाड़ में भी लोग उनको जानते हैं। लेकिन लोकसभा का इलेक्शन एक बिल्कुल इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, इसलिए कि आपको लोकसभा के इलेक्शन में सिर्फ डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का वोट नहीं लेना है, आपको इस इलेक्शन में कठुआ का वोट भी लेना है, आपको इस इलेक्शन में उधमपुर का वोट भी लेना है। तो आपके पास उन जिलों में क्या वर्कर है, क्या आपके पास उन जिलों में स्ट्रक्चर है, क्या आपके पास उन जिलों में उस तरह की सपोर्ट है, उस तरह की वेव है जिस तरह की वेव इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी के हक में पूरे मुल्क में वेव है। ये बात टेलीविजन चैनलों पर आ रही है, सब जगह लोग बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है और 370 के मिशन के साथ ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो वो, दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में 2014 में आए थे, कांग्रेस छोड़कर आए थे और उस समय वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मदद की, उन्होंने चुनाव उनको जितवाने में और वो बाजाबता उनके साथ प्रचार प्रसार में लगे रहे और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव जीते। फिर इन्होंने चौधरी लाल सिंह ने असेंबली का चुनाव लड़ा, जीते और उनको मंत्री बनाया गया और पावरफुल मंत्री पद उनके पास था। उसके बाद रसाना का मामला हुआ, उस रसाना के मामले के बाद चौधरी लाल सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और उसके बाद वो चले गए, उन्होंने अपना संगठन बनाया, डोगरा स्वाभिमान संगठन। डोगरा स्वाभिमान संगठन को के उस बैनर के नीचे उन्होंने डीडीसी के चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए और उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन को मजबूत करने की, उसको पूरे जम्मू संभाग की आवाज बनाने की, लोगों को जोड़ने की उन्होंने अनथक कोशिश की और उस कोशिश में मैं ये बता सकता हूं आपको, क्योंकि मैंने तो देखा है, उनकी सारी जर्नी देखी है। दौड़े, बहुत दौड़े, जम्मू स्टेटहुड का नारा भी दिया उन्होंने, जम्मू को अलग करने की बात भी उन्होंने की और कई चीजें उन्होंने कही, कोशिश बहुत की उन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन को वो मजबूती मिले जो मजबूती कुछ हद तक जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पास एक जमाने में उधमपुर में हुआ करती थी, लेकिन वो हुआ नहीं। और उसके बाद आप जानते हैं कि आप संगठन जो है उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, वर्कर की जरूरत होती है और भी कई चीजों की जरूरत होती है, दल बल की जरूरत होती है, उसके बगैर काम चलता नहीं है। लंबे वक्त तक वो सारा सिलसिला उन्होंने चलाया, लेकिन उसके बाद ये जो पिछले दिनों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी हलचल हुई और उस हलचल के बाद जो है वो सुनने में तो पहले ही आया था कि दिल्ली जब गए थे वो, तो उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई थी पहले, और जो पहली बातचीत थी उसमें यही था कि उनको शायद बीजेपी मैंडेट देती डोडा उधमपुर से, जो बात चली थी। अब ये अफसाना था, ये किस्सा था बीजेपी को लेकर, आप कह सकते हैं किस्सा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लेकर तो वो लोग भी श्योर नहीं है जो बीजेपी के अंदर है कि हमें मैंडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब बीजेपी का बड़े से बड़ा लीडर ये नहीं कह सकता कि जनाब मेरा मैंडेट है, श्योर नहीं होता, उसको पता नहीं होता। और उसको कई बार ये भी होता कि वो इलेक्शन कैंपेन कर रहा होता, तैयारी कर रहा होता, जंगलू बीड़ू बाड़ू में घूम रहा होता और पीछे से फोन आता कि जनाब आपकी तो टिकट ही नहीं है।
तो इस तरह की तरीके से बीजेपी चलती है। तो वो हुआ नहीं वहां पर जो मैंने सुना। उसके बाद कांग्रेस ने उनको दावत दी, कांग्रेस ने उनके साथ काफी देर बातचीत की और चौधरी लाल सिंह ने बड़े शूट तरीके से वहां पर उनके साथ बातचीत की, नेगोशिएशंस की और फाइनली उनको डोडा उधमपुर से मैंडेट मिला। अब उनको डोडा उधमपुर से जो मैंडेट मिला वो अदरवाइज भी उन्हीं को मिलना था अगर कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं भी करते। सर वो कैसे हो सकता है? देखें, वो इसलिए कि कांग्रेस के पास कौन था जिसने वहां से इलेक्शन लड़ना था? कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही बचा नहीं है। आप अगर अब कहेंगे कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल चुनाव लड़ेंगे, इस लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो भी एक क्षेत्र तक महदूद है। आप ये नहीं कह सकते कि विकार रसूल जब चल पड़ेंगे तो वो उधमपुर में किसी को कह सकते हैं कि भैया मुझे वोट, तो पार्टी का वोट होगा तो पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल नेता के तौर पर आपका वोट जो है वो नहीं। चौधरी लाल सिंह का कंपेरेटिवली पार्टी का वोट भी है, उसका अपना वोट भी है, वोट बैंक उसका अपना भी है, जिसके लिए वो दौड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, सब कुछ करता है। तो तीसरी बात गुलाम मोहम्मद सरूरी की, मैंने आपको पहले ही कहा कि एक पावरफुल नेता। सर मुझे पहले ये बताओ कि ये जो दो ताकतवर नेता हैं, मुझे ये बताओ पहले कि अगर हम डॉक्टर जतिंदर की बात करें, इनकी खूबियां और खामियां क्या हैं, और उसके अलावा अगर हम चौधरी लाल सिंह की बात करें, इनकी खूबियां और खामियां क्या हैं? देखिए, जहां तक डॉक्टर जतिंदर सिंह का ताल्लुक है, पहले उनकी बात करेंगे, MOSN PMO है। जहां तक उनकी खूबियों का ताल्लुक है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। यानी 10 साल एक आदमी PMO में मंत्री रहे, उसके बावजूद उसके कलर पर या उसके कपड़ों पर कोई दाग नहीं है, यह अपने आप में दर्शाता है कि एक आदमी ने वहां काम कैसे किया है। और उसके बाद अगर कभी किसी ने आरोप कोई लगाया भी, आज भी मैंने सुना कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज या कल में रिटायर्ड IPS जो डिसमिस्ड IPS ऑफिसर बसंत रथ करने वाले हैं, वो आज भी कहीं मैंने पढ़ा था मैसेज उनका, जी मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं और मैं फलाना। तो जिसने भी आरोप लगाया उसके बाद जब उसको उन्होंने कोर्ट से नोटिस भेजा तो उसने माफी मांग ली, उसने कहा जनाब मैंने गलती की, कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो ये पब्लिक इमेज उनका, इस तरह का जो पब्लिक इमेज है कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है। नंबर 2 चीज वो कि अपने क्षेत्र के साथ वो सैटरडे संडे जुड़े रहे, और जब भी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ तो वापस आते थे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूर घूमते थे, कठुआ में घूमते थे, डोडा बदरवा भी आपने देखा होगा, बीच बीच में चक्कर लगाते थे। तीसरी चीज ये कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है डोडा के जो उनके कार्यकाल में हुए। अब ये जो सुध महादेव से रास्ता निकल रहा है तो इसका क्रेडिट शुड गो टू हिम। कहीं कहां से निकला, क्या निकला, वो एक लड़ाई है, लोग लड़ रहे हैं, लेकिन रास्ता तो, रोड तो बन रहा है। आपका मेडिकल कॉलेज वहां फंक्शनल हुआ। उसके अलावा लेवेंडर इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है, तो वो लेवेंडर भी अब जाके लोगों को पता चला कि जनाब वो लेवेंडर जो बदरवाह में बनता है या एक खलेनी टाप में बनता है, वो लेवेंडर अब दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया, और इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बड़ा योगदान है। उसके बाद उन्होंने एक हाई आल्टीट्यूड माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बदरवाह में बनवा रहे हैं, वो भी उनका एक दैट क्रेडिट ऑल्सो गोज टू हिम। इसी तरीके से कठुआ में भी कुछ काम है जो उन्होंने करवाए हैं, या एम्स विजयपुर जो अभी मुकम्मल हो रहा है। अब वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, मतलब आप MP को या MOSN PMO को कहेंगे कि जनाब इनका कोई इसमें योगदान नहीं, रोल नहीं है, ना भी हो तब भी वो उनके खाते में लिखा जाएगा। ये उनके प्लस हैं, पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है, और हालांकि उनको ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, वो जब सुनते भी हैं तो उनको वो इस पर बड़ा। गुलाम नबी आजाद साहब भी ये कहते हैं कि एम्स तो है वो तो उसमें तो मेरा हाथ है, अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की बात करें उसमें मेरा हाथ है, यूनिवर्सिटी जो बदरवा हमने कैंपस बनाया उसमें तो मेरा हाथ है, ये तमाम चीजें जो है मैंने की है। अगर 2014 और 2019 के इलेक्शन की बात की जाए तो डॉक्टर जतिंदर सिंह ने अभी तक कुछ नहीं खिताए चुनाव में किया। मैं आपको बताता हूं, जहां तक मैंने आपको कहा कि डॉक्टर जतिंदर सिंह की एक ये भी है कि लोग कहते हैं संपर्क। देखो, जनता ये 21वीं सदी है, आप साल 2024 में हैं, लोग बहुत चतुर, बहुत चालाक, बहुत समझदार हैं, लोगों के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। आज आप पहाड़ की चोटी पे भी चढ़ेंगे, वहां भी लोगों के पास बिजली है और सिलेंडर है। यहां तक आपकी तरक्की पहुंच चुकी है। मैं अभी भी समझता हूं मसाइल हैं, अस्पताल नहीं है और परेशानियां हैं लोगों की, लेकिन लोग समझदार हैं। हर एक बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी, आज मुझे कोई बुजुर्ग मिलते हैं डोडा बदरवा के, वो जब कहते हैं जनाब आपको फेसबुक पे देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कई बार सोचता हूं कि यार ये बड़ा बुजुर्ग आदमी है, ये तो मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं मैं कि ये भी फेसबुक चलाता होगा, लेकिन वो फेसबुक चला रहे हैं। इसका मतलब लोगों के पास जानकारी पूरी है, तो आप लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एक नेगेटिव कि भाई वो डॉक्टर साहब मिलते नहीं। नंबर 2 कि फोन नहीं उठाते, फोन पे बातचीत नहीं होती, हमारी बातचीत उनके साथ नहीं होती। अब मामला ये नहीं है कि आप ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, आप अपना कंपैरिजन किसी आम आदमी के साथ नहीं कर सकते हैं। आप कहें जी फलां का फोन फलां नहीं उठा रहा, ये नहीं कर सकते। आप सांसद हैं, आप मेरे नेता हैं, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं,
आपको मैंने वोट देकर चुन के वहां भेजा है, आप मेरे नेता हैं, और जब आप मेरे नेता हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरा भी ख्याल रखें। क्यों? क्योंकि आपका ख्याल मैंने 5 साल के बाद रखना है ना। 5 साल के बाद आपने मुझसे वोट मांगना है तो मैं तो पूरा हक अदा करूंगा। ये एक। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये चीज कि क्षेत्र में जिस तरीके से उनको जाना चाहिए था उस पर भी लोगों को है। मैंने कहा ना, ज्यादातर कम्युनिकेशन को ही लेकर लोग बात करते हैं और कोई बात मैंने खास लोगों को करते हुए नहीं देखी। अच्छा, उनके दाएं बाएं वाले लोगों को लेकर भी लोगों को मैंने खास बात कुछ करते हुए नहीं देखी। अक्सर आपने देखा होगा कि डोडा में ये होता था कि जनाब फलां का पीआरओ है, मुझे उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगता, ये नहीं। इनके पीआरओ और पीए को लेकर भी कभी लोगों ने, जनता में कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब हम मिलने गए, मिले नहीं, शक्ल नहीं देखी हमने, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये भी लोग नहीं कहते उनके बारे में। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके पॉजिटिव भी हैं, इनके नेगेटिव भी हैं। जो इनके पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव हैं जो अक्सर नेताओं में नजर नहीं आते। ठीक है, अब आइए चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह का जहां तक ताल्लुक है, चौधरी लाल सिंह भागने वाले नेता है। भागने का मतलब यह हो गया कि वो भागवा टाप पर भी आपको मिलेंगे, वो गंधार टाप पर भी आपको मिलेंगे, और उनका बस चले तो वो आपको मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, वो किश्तवाड़ के पीछे वाड़वन के इलाके में पैदल घूमते नजर आ जाएंगे आपको कि जनाब लाल सिंह वाड़वन भी पहुंच गया। ठीक है, वो कलिहान जोहांड उसके ऊपर जो इलाके मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं तो उस डोडा के इलाके का रहने वाला जरूर हूं, पर कट के हूं, मुझे पता नहीं वहां क्या है, लेकिन वो उस सारे इलाके को, रामबन में, बानिहाल में कौन सा इलाका किधर है, वो उसकी टिप्स पर है। दूसरा, कार्यकर्ता के साथ सीधा संपर्क है। ये कोई बीच में आदमी नहीं है कि जहां फला आदमी को फोन करो फिर आप फलाने से मिल सकते हो ना, डायरेक्ट खुद जाएंगे। वक्ता है अच्छे, ठीक, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की खूबसूरती यह है कि उनकी जो तकरीर होती है वो टेक्निकल होती है। टेक्निकल का मतलब ये वो जो बात करेंगे नपी तुली करेंगे। नपी तुली का मतलब ये होगा कि इंटेलेक्चुअल बात करेंगे। चौधरी लाल सिंह जो है वो आम आदमी की बहुत मतलब साधारण बात करेंगे। एक चीज बड़ी मुझे बुरी लगी पिछले दिनों से, मैं देख रहा हूं दोनों नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बड़े नेता हैं, आप मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, आप नेताओं के ऊपर राजनीति ना करें। कि आप व्यक्तिगत तौर पर जब निशाने साधना शुरू करते हैं ना, फला ने ये कर दिया मैं ये कर दूंगा, फला ने ये कर दिया मैं ये कर दूंगा, ये आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन लोगों को कितना अच्छा लग रहा है ये आपको नहीं पता। हमारा देश ऐसा है, इस देश में लोगों को अच्छा क्या लगता है कि एक आदमी ने किसी आदमी के बारे में बहुत बुरा भला कहा, लेकिन दूसरा आदमी जब किसी जगह बात करता है उसकी तारीफ करता है तो वो 4 सुनने वाले कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, वो तो इसको गालियां निकालता है, ये तो बड़ी तारीफ करता है उसकी, तो उसकी इज्जत लोगों के बीच में बढ़ जाती है। तो इन दोनों नेताओं को कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर हमले ना करें, मुद्दों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर आप बात करें और एक दूसरे को ब्रोबीट करें आप मुद्दों के ऊपर, तो बात बनेगी, मजा भी आएगा कि क्या बात है जी, क्या कैंपेन चली है। ठीक है, तो ये दो। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि ये दोनों के, चौधरी लाल सिंह का एक और पॉजिटिव ये है कि बहुत दौड़ मारने वाला आदमी है। मतलब ये नहीं है कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहेंगे फलां जगह जाके रुक गया, यहां जगह, जहां तक भगाओगे भागेंगे। ठीक है, ये। उसके बाद नेगेटिव्स, चौधरी लाल सिंह के नेगेटिव्स में ये है कि व्यक्तिगत हो जाते हैं किसी वक्त। व्यक्तिगत नहीं होना, आप एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं ना, आपकी दौड़ उससे बड़ी होनी चाहिए। नंबर 2 चीज, जिस समय तकरीर कर रहे होते हैं, जब जज्बात में आते हैं तो किसी वक्त कुछ ऐसा बोल देते हैं कि ये इस समय इलेक्ट्रॉनिक युग है, ये अखबार का टाइम नहीं है। आप सोशल मीडिया के ऊपर पल पल दिख रहे हैं, आपकी एक जुबान से, एक मुंह से निकाला हुआ एक वर्ड आपको चुनाव हरा सकता है। इस वक्त एक वीडियो आपकी वायरल होगी, गया आपका चुनाव 5 मिनट के अंदर। सेम डॉक्टर साहब के लिए भी अप्लाई होता है। लोग छोटी छोटी चीजों पर नजर रखते हैं, नुक्ता नजर से। बिल्कुल, आप कहीं पे देखेंगे, और आप देखें आजकल बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी को क्या हो गया है कि वो जो ही देखते हैं कहीं कोई बात हो रही, कैमरा खोल लेते हैं। हर आदमी अपना कैमरा खोल लेता है, रिकॉर्डिंग कर लूं, लोगों को बताऊं बाद में। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस एज, खास तौर पे एज अ नेता, दैट यू शुड नॉट बी स्पीकिंग व्हाट यू शुड नॉट स्पीक एज अ लीडर, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। तीसरा उनका नेगेटिव ये है कि वो 2 बार सांसद रहे हैं इस पूरे इलाके में, डोडा बदरवा, डोडा उधमपुर 2004 से लेकर 2014 तक वो सांसद थे। अब वो कुछ भी गिनवाए, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं। मैं क्या कहते हैं, भटिंडा से जम्मू नहीं आया हूं, मैं डोडा से जम्मू आया हूं, और मैं अपने इलाके से कटा हुआ नहीं हूं, मैं अपने इलाके में आज भी हूं। मेरे इलाके में गुलाम नबी आजाद इतना बड़ा लीडर होकर अगर भलेसा में अस्पताल खुलवाया और वहां पर डॉक्टर आपके पास नहीं है, तो फिर गुलाम नबी आजाद का भी कसूर है।
आज भी भलेसा के लोग सिंगल लेन रोड से अपने घर जाते हैं, सिंगल लेन रोड है वहां तक, और खतरनाक रास्ता है आपके भलेसा का, कोई आसान नहीं, दुश्वार गुजार रास्ता है भलेसा तक पहुंचने का। क्यों है? आप तो 30 साल से सांसदी कर रहे थे, आप तो 30 साल से लोकसभा में थे। और हमारे यहां के लोगों की मानसिकता बड़ी अजीब है, कोई ये नहीं देखता कि हमारा हक है डबल लेन रोड का। हर एक आदमी कहता रोड बड़ी अच्छी बनाई है कि जी सिंगल लेन रोड है, ठीक है भाई। एक सांसद आकर कहता जी मैंने अपने 30 साल में कमाल कर दिया, दूसरा कहता मैंने 10 साल में कमाल कर दिया, तीसरा कहता मैंने 10 साल में कमाल कर दिया। मैं जब जाता हूं मैं कहता हूं जनाब वो कमाल किधर गया? वो कमाल दिखता क्यों नहीं सड़क के ऊपर? अगर मुझे कहीं कमाल दिखेगा तो ताली बजाएंगे हम, वाह क्या बात है जी, ठीक है। अब आप चलिए जाइए आप इस तरफ ऊपर की तरफ, आप जब सराज के इलाके की तरफ जाते हैं क्या है वहां? आप जब डोडा से पीछे निकलते हैं तो क्या है वहां? बदरवा और चंबा के बीच में जो आपका रास्ता है, क्या पोजीशन है आज उस रास्ते की? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बन रही हैं, आप उनकी हालत देखिए। तो कहने का मतलब यह है, आप एक दूसरे को इस बात पे तो कतई ब्रोबीट ना करो कि जनाब तुम्हारे कार्यकाल में यह नहीं हुआ, हमारे कार्यकाल में चांद आ गया था। चांद किसी कार्यकाल में नहीं निकला। डोडा के लोगों की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि वहां के लोग जिस दिन ये समझेंगे कि बिजली, पानी, सड़क 3 ही मुद्दे हैं हमारे, इन्हीं पे लड़ाई लड़ेंगे हम। बिजली, पानी, सड़क, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो हमारी, जब इन चीजों पर लोगों का फोकस होगा, यकीन मानिए इनकलाब आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं दोनों नेताओं के। अब मैं बात करूंगा सरूरी साहब की। सर, सरूरी साहब को जैसे गुलाम नबी आजाद की अगर हम बात करें, गुलाम नबी आजाद जो है डोडा उधमपुर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक तरफ से बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहीं अगर खुद की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जो है अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से खुद लड़ेंगे और वहां उनको बीजेपी बैक करेगा। तो ये कहां तक सही है? इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई सच्चाई है कि गुलाम नबी आजाद रजौरी, पुंछ, अनंतनाग से लड़ने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है। ये कुछ मैंने भी खबर चलाई थी, बट जब बीजेपी के नेताओं से बात की, उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही डीपीएपी के किसी बड़े नेता ने कहा कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। वो कोई ठीक है, किसी जगह बात कोई चली और थर्ड फ्रंट की बात हुई, बाद में थर्ड फ्रंट के सभी लीडरों से मैंने बात की तो सब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हां अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर अचंबा होगा। फिर डोडा में आप कैंपेन करते वक्त कैसे ये कहेंगे कि जनाब हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर आप ये कहेंगे कि मैं जी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा हूं तो लोगों ने आपको कहना कि जनाब मसला क्या है आपका, आप कांग्रेस के खिलाफ हैं या आप बीजेपी के खिलाफ हैं। और एक परसेप्शन तो ऑलरेडी है कि डोडा में जहां तक वो जो 2 अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं, कौन कहां वोट डालने वाला है वो तो थोड़ा थोड़ा तो सबकी समझ में ही है ना, कौन कहां जाने वाला है। तो फिर तो वो ये अजीब अचंबा हो जाएगा ना कि जनाब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आप कहते हैं समर्थन दो तो हम चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कहते हैं कि जनाब मैं तो कैंडिडेट उतारूंगा। तो वो फिर इतना, मतलब मैंने आपको तभी कहा ना, आप आज के जमाने में 2024 में तो कम से कम आप लोगों से तवक्का ये न करें कि लोग इतने बिल्कुल भोले भाले हैं, मासूम हैं। दिखते जरूर हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट वाले सीधे साधे, लेकिन इतने सादे लोग नहीं है। सबको सब चीजों की समझ है, पता है कहां क्या हो रहा है। तो ये होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक गुलाम नबी आजाद इज नॉट अ स्मॉल पॉलिटिशियन, इज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन। उनका एक बड़ा इतिहास है, मतलब 30-40 साल का जिसका इतिहास हो, और 40 साल से जो आदमी राजनीति में हो, वो इतनी बड़ी राजनीतिक गलती तो नहीं कर सकता कि किसी एक ऐसी जगह जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा जहां ना दाईं तरफ आपका वोटर है ना बाईं तरफ आपका वोटर है। आप, क्योंकि जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो एज अ लीडर आपका वोटर कौन है, पहले आपको तो सवाल ये पूछेंगे ना। आपका वोटर कोई भी नहीं है, आपके लीडरों के वोटर हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हारून चौधरी आपका लीडर है, उसके वोटर होंगे। अमीन भट्ट आपका लीडर है, उसके वोटर होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से रजौरी पुंछ में जो डीपीएपी में लोग हैं उनके वोटर होंगे। लेकिन क्या वो वोटर गुलाम नबी आजाद के नाम पर पार्टी में आए हैं? नहीं, वो अपनी इंडिविजुअल हैसियतों में पार्टी में है। उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है अपने अपने इलाकों में, और उसके बाद वो आजाद साहब की छवि को भी अपने यहां लोगों के बीच में जब बताते हैं, दर्शाते हैं, तो लोग, देखिए चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, और इसमें कोई शक नहीं है कि गुलाम नबी आजाद के 2.5 सालों में ट्रिपल शिफ्ट में काम हुए, और उन्होंने कुछ लैंडमार्क चीजें अपने जमाने में की, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उस साल 2005, 6, 7, 8 था, और आज साल 2024 से, तो आप 16 साल के बाद लोगों के बीच में आए हैं। अगर गुलाम नबी आजाद यही डीपीएपी 2009 में बनाते तो इस वक्त गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर में कोई सानी नहीं होता। वो कहते हैं ना, अनबीटेबल किंग होते जम्मू कश्मीर के इस वक्त। क्योंकि आज अब लोगों को, मतलब मिसाल के तौर पे जो बच्चा 4 साल का था 2008 में, जो 2004 में बच्चे पैदा हुए, 2003 में बच्चे पैदा हुए,
उसकी उम्र थी 5 साल 2008 में। उसको क्या पता यहां कौन था चीफ मिनिस्टर, उसने क्या तबाही की थी यहां पर, क्या बनाया था उसने यहां पर। अब आज वो आपका वोटर है 20 साल का, 20-21 साल का आज आपका वोटर है ना वो, तो उसको तो आपके बारे में कुछ नहीं पता आपने अपने कार्यकाल में क्या किया था। और ये यंगर जनरेशन का वोट है। ओल्डर जनरेशन भी अपने बच्चों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही है। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ। एज अ रीजनल पार्टी आप असेंबली इलेक्शन में अच्छा करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज हमेशा रहेगी, है आप बड़े लीडर हैं। लेकिन आप लोकसभा के इलेक्शन में उधर जाएंगे और वहां से कोई अपने लीडरों के दम पे कोई कमाल करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत कम लगती। तभी मैंने कहा कि गुलाम मोहम्मद सरूरी एज एन इंडिविजुअल एक बेहतरीन इंसान है, और किश्तवाड़, इंदरवाल, इन इलाकों में उनकी छवि बहुत अच्छी है, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। हालांकि कुछ लोग बड़ा क्रिटिसाइज भी उनको वहां करते हैं। हमारे अपने एक दोस्त हैं, वो भी एक वो आम आदमी पार्टी के हमारे बड़े लीडर महराज मलिक, वो भी जबरदस्त तरीके से वहां पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। और देखिए, द क्रेडिट मस्ट गो टू हिम फॉर वन थिंग, महराज को, यंग और नौजवान होकर इस इलाके में, जिस इलाके में बाप दादा के नाम पर सियासत होती रही हो, कि अब्बा मरहूम जो हैं वो एमएलए थे तो बेटा भी एमएलए होगा, अब्बा मरहूम मंत्री थे तो बेटा भी मंत्री होगा, इस इलाके में निकलना और उसके बाद अपनी एक पहचान बनाना, चाहे शोर करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, कुछ भी करके, उसने वहां पर। सर मुझे ये बताओ महराज मलिक का, कि उनको पार्टी कभी भी मैंडेट नहीं देती और खुद को सेल्फ क्लेम कर रहे हैं, वो खुद ही क्लेम करते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का लीडर हूं। जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो क्या मुआजिरा है, कैसे देखते हैं आप उसको? बेसिकली देखिए, मैंने आपको कहा कि रोशनी की किरण कहीं से भी आए ना, उसे रोका नहीं जाता। रोशनी की किरण अगर कहीं से आ रही तो आप खिड़की खोल देते हैं, अंधेरे में आप चाहते हैं कि कहीं से रोशनी आ जाए और आपको लगे कि जनाब इससे कमरा रोशन होगा। मैं इंडिविजुअल जाती तौर पर महराज मलिक को नहीं जानता, जातियात में मुझे किसी की कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, कोई लेना देना नहीं मुझे होता कि भाई आप कैसे हैं खुद जाती तौर पर, उसमें मुझे मेरा इंटरेस्ट होता है एज एन इंस्टीट्यूशन आप कैसे हैं। जब मैं जर्नलिज्म भी करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि तू चोर है, तू डाकू है, तू फलाना, ये वो चीजें मैंने आज तक कभी अपने मेरे वीडियो में कहीं नहीं कही। हाँ, आपकी सहाफत करने के अंदाज को मैं क्रिटिसाइज जरूर करूंगा क्योंकि वो मेरा हक है, लेकिन अगर आप काबिल होंगे, लायक होंगे, तो आप भी उसी अंदाज में जवाब देंगे। लेकिन जब आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो गाली गलौज करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए जातियात के ऊपर तो लड़ने की कोई बात नहीं है, कोई महराज मलिक को लेकर ऐसी कोई बात तो मैं करूंगा नहीं। जाती तौर पे हो सकता है सरूड़ी साहब की उससे लड़ाई हो, फला साहब की लड़ाई हो, फस्ता साहब की लड़ाई हो, एज एन इंडिविजुअल नहीं बल्कि एज लीडर ऑफ दैट एरिया महराज इज इमर्जिंग एज अ लीडर। दो चीजों का उसको ख्याल रखना पड़ेगा। एक, लोकसभा में तो मैं मानता हूं कि वो एक कैंडिडेट के तौर पर शौक होता है, नौजवान है, लड़ना है, बट दो चीजें आपके, मेरे अंदर भी वो चीजें पहले थी, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म किया अपने अंदर। गुस्सा आपको खा जाता है, किसी और को कुछ नहीं करता। नंबर दो, दबदबे वाली राजनीति करने से भी आपका काम वैसे ही होगा जैसे बिना दबदबे वाली से होगा। आप डरा धमका के काम करा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्यार से कराएंगे तो करने वाला पूरी जिंदगी आपको याद रखेगा। और ये कुर्सी जब तक है ना, तब तक आप तो दाड़ा भी मारेंगे, धबका भी मारेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन कमाल नेता का ये होता है, जब कुर्सी आपके पास ना हो, उसके बावजूद आप अफसर आपका काम करें, उसके बावजूद अफसर आउट ऑफ द वे जाकर आपको अकोमोडेट करें, वो आपकी सहाफत, वो आपकी जहानत और वो आपकी लीडरशिप होती है। लीडर क्या होता है? लीडर ये नहीं है कि आप कुर्सी पे चढ़ गए तो आपने 4 लोगों को डरा दिया ना। लीडर ये है कि आप जब कुर्सी पे नहीं भी हैं, आप किसी अफसर को फोन लगाते हैं, वो कहता है सरकार फलां की है जनाब, बड़ा मुश्किल है लेकिन आपके लिए जरूर मैं ये करूंगा। और कई लीडर ऐसे हैं आज, जो आज भी जब किसी ऑफिसर, क्योंकि देखो आप, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, आप सिस्टम का हिस्सा हैं, आप इससे बाहर नहीं हैं। तो इसलिए इस तरह के जो लीडर होते हैं, उन लीडरों को जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं, संयम और पेशेंस आना चाहिए। तो दोबारा से मैं इस पर आऊंगा लोकसभा के चुनावों पर, कि इस इलाके में 4 प्रत्याशी अभी तक सामने आए हैं, और भी 2-3 प्रत्याशी हैं, लेकिन जिन प्रत्याशियों को बड़ा गंभीरता के साथ देखा जा रहा है उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चौधरी लाल सिंह और गुलाम मोहम्मद सरूड़ी। अब सरूड़ी साहब कितना वोट लेगा, वो जब लोग वोट डालेंगे पता चल जाएगा। लेकिन जो भी मैदान में उतरता है उसका क्लेम होता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, नंबर 1 मैं ही हूं। कौन नंबर 1 होगा, वो चुनाव जब 19 तारीख को होगा और 2 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, उस दिन नंबर 1 का पता चलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लोकसभा के चुनाव, मैं एज अ जर्नलिस्ट, मेरा शायद ये 4, 9, 14, 19 ये 5वां चुनाव है मेरा। ये सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव है।
मैंने 4 चुनावों में इतनी दिलचस्पी लोगों की चुनाव में नहीं देखी जितनी दिलचस्पी लोगों की आज है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से हम खिताई चुनाव में और खास करके डोडा उधमपुर पार्लियामानी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं। हमने इनसे कुछ सवालात भी पूछे जिनके जवाब जो है बिल्कुल अजीबो गरीब और अजीब मिजाज में इन्होंने दिए, कि जिस तरीके से हमने डॉक्टर जतिंदर सिंह का कहा कि नेगेटिव्स क्या है और पॉजिटिव्स क्या है। उसके बाद हमने चौधरी लाल सिंह का भी इनसे पूछा कि नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स क्या क्या हैं। तो वो तमाम चीजें जो है हमने आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहुंचाई। आपका क्या कुछ इस पे है, जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताएं। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन की।